Hi everyone, my name is Zainab and I welcome you all to our another session of current legal knowledge for the month of December 2021. So we know that the session was to happen 6 days before, but then owing to my health conditions, we could not really have this video then. But never mind, better late than never. तो आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करते हैं कि क्या-क्या मेजर लीगल हैपनिंग्स थी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2021. So let's begin. Okay, so the first news that we have is touching the feet of a woman without consent amounts to outraging her modesty. Bombay High Court has held that. Okay, so first off, let's understand कि इस केस का background क्या था. So there was this one female, और this female was a married woman. इनके husband कहीं out of town गए थे. Now what happens कि when this female was there in her house with her grandmother, तो इस फीमेल के जो नेबर्स थे, इनके घर के साइड में जो नेबर्स रहते थे, वहां से एक मेल इनके घर के अंदर आता है विदाउट हर परमिशन. ही एंटर्ड इनसाइड हर रूम एंड स्टार्टेड टचिंग हर फीट. ठीक है. अब जब इस फीमेल का उन्होंने फीट टच किया, तो इस फीमेल ने उनके ऊपर दो चीजों के लिए केस किया. फर्स्ट इज फॉर आउटरेजिंग हर मोडेस्टी एंड सेकेंड इज फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास. ओके, सो हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट डू दीज टर्म्स मीन एंड फिर कोर्ट के अंदर क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए एंड कोर्ट ने क्या हेल्ड किया. ठीक है. तो नाउ जब को आउटरीजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ फीमेल के ऊपर बात गई, तो यहाँ पे कोर्ट ने एक जजमेंट डिस्कस किया ऑफ रूपन दियोल बजाज वर्सेस कन्वर पल सिंह गिल. वहां पे उन्होंने एक टेस्ट डिस्कस किया था कि कब कब हम ये कह सकते हैं कि फीमेल की मोडेस्टी आउटरेज हुई है. उसके लिए जरूरी है कि एक टेस्ट पूरा फुलफिल हो, और वो टेस्ट क्या है? वो टेस्ट ये है. ठीक है. सबसे पहले लेट्स फोकस ऑन टू द वर्ड मोडेस्टी. मोडेस्टी का क्या मतलब होता है? मोडेस्टी का मतलब होता है एक फीमेल की सेक्सुअल आइडेंटिटी, एक फीमेल की इज्जत, एक फीमेल की लज्जा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना? तो यही होता है एक फीमेल की मोडेस्टी. अच्छा, नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द टेस्ट, we know for a matter of fact that a female is no public property. ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान उसको कभी भी आके कैसे भी टच करके चला जाए and she cannot raise her voice. She can definitely raise her voice, because if at all any person is touching her without her consent in a manner she is not okay with, then that particular female आपके ऊपर एक केस कर सकती है for outraging the modesty. अच्छा, तो अब outraging the modesty के लिए जो मैं आपको टेस्ट के बारे में बता रही थी, वो टेस्ट क्या है? Let's understand that. तो यहाँ पे ये रहता है कि जो भी इंसान मोडेस्टी को आपकी आउटरीच कर रहा है, जरूरी है कि उसके पार्ट पे देयर इज सम इंटेंशन और सम नॉलेज टू डू सो. अब यहाँ पे इस इनके नेबर्स ने, इस फीमेल के नेबर्स ने क्या किया कि वो उनके घर के अंदर आए हैं विदाउट द कंसेंट एंड स्टार्टेड टचिंग हर फीट. तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे इनके पास एक इंटेंशन और एक नॉलेज तो बिल्कुल था टू आउटरीच द मोडेस्टी, अदरवाइज देयर वाज नो particular sense for that person to enter inside the house and touch the feet and XYZ, है ना? तो एक इंटेंशन या एक नॉलेज तो जरूर थी टू आउटरेज द मोडेस्टी. फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो एक्ट है ऑफ द अक्यूज, इट इज केपेबल इनफ ऑफ शॉकिंग द डिसेंसी ऑफ अ वुमन. अच्छा, अब क्या ये जो एक्ट था ऑफ लाइक टचिंग द फीट, वाज इट केपेबल इनफ ऑफ शॉकिंग द मोडेस्टी ऑफ एनी फीमेल? हम कह सकते हैं बिल्कुल हाँ. क्यों? अब कोई भी इंसान हो, अगर आप मानिए आपकी मैं बात करूं या मेरी मैं बात करूं, कोई भी इंसान अगर हमको कहीं पे भी ऐसे टच करता है विथ विच वी आर नॉट ओके, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं दैट दैट वेरी एक्ट वाज इन अ वे डन कि वहां से हम फीमेल्स की मोडेस्टी या हम लोगों की इज्जत के ऊपर बात आ जाती है एंड वी आर नॉट ओके विथ इट एंड वी आर नॉट यू नो हम इस पर्टिकुलर एक्ट को अप्रूव नहीं करते हैं. तो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर थिंग was in a way which was shocking the decency of a woman. तो ये टेस्ट भी हमारा पूरा हुआ. फिर कोर्ट ने कहा कि जो रिएक्शन ऑफ अ वुमन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द सेम. अच्छा, अब क्यों ऐसा, ये रिएक्शन ऑफ द फीमेल के ऊपर इतना क्यों जा रहे हैं? ये बहुत से ऐसे सेक्सुअल एक्ट्स होते हैं जिनके अंदर बोथ द मेल एंड द फीमेल आर अग्रीइंग टू इट, बट यहाँ पे दिस फीमेल was completely not okay with it. She was not okay with the fact of any person coming inside her house, touching her feet without even her consent. तो कोर्ट ने कहा क्योंकि ये तीनों के तीनों एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं यहाँ पे, तो वी कैन वेरी वेल से दैट द नेबर डिड व्हाट, दैट द नेबर आउटरेज्ड हर मोडेस्टी. साथ ही साथ फिर कोर्ट ने कहा कि वो जो उनका नेबर था जो कि उनके घर में एंटर किया था, उसने एक इनके साथ क्रिमिनल ट्रेसपास किया है. नाउ ट्रेसपास
ट्रेसपासेस, आप लोगों ने अगर मेरी क्लासेस अटेंड की हैं तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अनजस्टिफाइड इंटरफेरेंस इनटू द प्रॉपर्टी इज अ ट्रेसपास, राइट? अब ये ट्रेसपास जो है ये दो तरीके का होता है। फर्स्ट इज सिविल ट्रेसपास एंड सेकंड इज क्रिमिनल ट्रेसपास। अच्छा, अब सिविल ट्रेसपास की मैं बात करूं तो आपका इंटेंशन हो ट्रेसपास करने का, आपका इंटेंशन ना हो ट्रेसपास करने का, जो कुछ भी बात है, अगर आप किसी इंसान की प्रॉपर्टी के अंदर विदाउट द परमिशन घुसे हैं तो आपके ऊपर केस हो सकता है फॉर सिविल ट्रेसपास। लेकिन इस केस में सिविल ट्रेसपास का कोई लेना देना नहीं था, इस केस में सिर्फ और सिर्फ लेना देना था ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास। अब क्रिमिनल ट्रेसपास में क्या होता है? क्रिमिनल ट्रेसपास में होता ये है दैट देयर इज एन इंटेंशन फॉर ऑन टू समबडीज पार्ट टू एंटर इनसाइड द हाउस ऑफ समबडी, और एंटर ऐसे भी करना है आपने कि आप किसी के साथ कोई ऑफेंस करना चाहते थे या आप उन्हें इंटिमिडेट, अनॉय या इंसल्ट करना चाहते थे। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर इंसान जो इनके घर के अंदर घुसा था विदाउट इवन द परमिशन और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वहां पे उस इंसान का ये इंटेंशन था टू कमिट एन ऑफेंस। और कोर्ट ने यहाँ पे ये भी बात कही कि एज पर द कॉमन नोशन ऑफ सोसाइटी, अगर हम इस मैटर को देखें तो वहां पे उन्होंने कहा कि इफ एट ऑल इफ यू आर स्पीकिंग टू एनी कॉमन मैन, तो ये कोई भी कॉमन मैन बता सकता है कि वो जो नेबर है वो इनके घर में कोई भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ सेक्सुअल एक्ट करने घुसा था विदाउट द परमिशन ऑफ द फीमेल। अब इस मेल ने जिनके घर के अंदर घुसा था उसने कहा था कि आई हैड नो सेक्सुअल इंटेंट, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, आई हैव जस्ट टच्ड हर फीट, एंड ही सेड इट्स अ वेरी ट्रिवियल मैटर। कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि भाई आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ फीमेल इज नेवर अ ट्रिवियल मैटर, ठीक है। और उन्होंने कहा कि एक फीमेल के लिए उसकी मोडेस्टी उसका एक बहुत ही इनहेरेंट राइट होता है, एंड राइट व्हेन द फीमेल इज बोर्न वो ये राइट अक्वायर कर लेती है। तो बाय नो मीन्स वी कैन से दैट दैट वेरी एक्ट वाज अ ट्रिवियल मैटर एट एनी प्लेस। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि दिस पर्सन शैल बी हेल्ड लायबल for criminal trespass and for outraging the modesty of a female. Well, that was it under this news. Moving on to our next news. False declaration about educational qualification falls under section 123 of Representation of People's Act, the Delhi High Court. अच्छा, तो सबसे पहले इस केस के अंदर समझते हैं हुआ क्या था एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग द लीगल पॉइंट। ओके, तो इस केस में क्या रहा कि एक पेटिशन या एक केस फाइल किया था योगेंद्र चांदोलिया ने अगेंस्ट विशेष रवि फॉर टू थिंग्स। फर्स्ट वाज कि उनका कहना था कि विशेष रवि ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ठीक से नहीं दिखाया है, और उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स इन सब के अंदर अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स या अपना क्रिमिनल पास नहीं दिखाया है, ठीक है। तो उन्होंने एक केस किया इन द दिल्ली हाई कोर्ट। Well, this case was accepted. Now, as I've been telling you all since day one, that कि कोर्ट या कोई गवर्नमेंट अगर कोई भी काम करती है तो वो आर्बिट्री नहीं कर सकती है, इट हैज टू बी बैक्ड बाय सम लॉ। अच्छा, तो अब यहाँ पे जब ये पेटिशन एक्सेप्ट होगी तो ऐसे कैसे एक्सेप्ट होगी मैम, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो देर इज द सेक्शन 123 क्लॉज 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो कि ये लिस्ट डाउन करता है कि क्या क्या करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि अगर कोई भी इंसान जो कि इलेक्शंस के अंदर खड़ा हो रहा है वो कोई भी ब्राइबरी ले या अपील करे फॉर वोट्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज, तो वो एक करप्ट प्रैक्टिस होती है। या कोई इंसान अपना क्रिमिनल पास्ट ना बताए, या कोई इंसान अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ठीक से ना बताए, तो ये भी एक करप्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। अच्छा, अब मैं इनकी कुछ आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ। सो इट सो हैपेंड that once I was talking to my maid and I asked her that how do these people cast their votes and everything। तो उन्होंने मेरे को बताया कि दीदी ऐसा रहता है हमारे यहाँ कि जो भी सरकार हमको सस्ता खाना दे दे, अफोर्डेबल प्राइसेस पे दे दे, या वो लोग एट सम प्लेसेस वो लोग वहां पे जाके इलेक्शन के एक दो दिन पहले लिकर वेकर बांट देते हैं, तो ये लोग खुश हो जाते हैं और फिर ये उनके फेवर में जाके वोट कर देते हैं। दैट इन इटसेल्फ इज अ करप्ट प्रैक्टिस। या अगर आप कभी ऐसा इंसिडेंट देखें कि वो आपको ये बोले कि भाजपा को ही वोट कीजिएगा क्योंकि वो इस रिलीजन के इस रिलीजन के लोगों की पार्टी है, या कांग्रेस को ही वोट कीजिएगा क्योंकि वो इस रिलीजन के लोगों की पार्टी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दैट इन इटसेल्फ इज आल्सो अ करप्ट प्रैक्टिस। या अगर कोई इंसान अपना क्रिमिनल पास्ट नहीं बताए तो वो भी एक करप्ट प्रैक्टिस है, या वो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फॉल्सली डिक्लेयर करे तो वो भी एक करप्ट प्रैक्टिस है। अच्छा, तो अब तुमने सोचा होगा
कि मैम बाकी सब तो ठीक है, बट क्या ये दोनों चीजें इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी नहीं होगी? कि क्यों मुझे बताना पड़ेगा अपना क्रिमिनल पास्ट टू द पब्लिक, या क्यों मुझे बताना पड़ेगी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन टू पब्लिक? वोंट दिस बी एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी? मैंने कहा हो सकता है ये कि इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हो, बट इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, अब ये लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी में कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। So now this is a very celebrated case of Union of India versus Association of Democratic Reforms. इस केस में उन्होंने बहुत क्लियरली ये बताया कि जो वोटर्स हैं, जो कि इलेक्शन कैंडिडेट्स के लिए वोट करते हैं, उनका एक फंडामेंटल राइट है टू नो द पास्ट और नो द हिस्ट्री ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर whom दे आर वोटिंग। किस तरीके की डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए, लेट्स डिस्कस दिस। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत सेलिब्रेटेड जजमेंट है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो जिस भी कैंडिडेट के फेवर में वोट कर रहे हैं, क्या वो कैंडिडेट कन्विक्टेड है, अक्विटेड है, या उसके ऊपर कोई भी केस डिस्चार्ज हो गया है, और क्या उसके ऊपर जो केस चल रहा था, क्या उसको उसके लिए इम्प्रिजनमेंट हुआ था या उसको उसके लिए फाइन हुआ था। ठीक है, तो ये होती है हमारे लिए सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड इज 6 months प्रायर टू फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन। किस तरीके के नॉमिनेशन की बात हो रही है? 6 months prior to any candidate filing in the nomination for the elections, उसे ये बताना होगा, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को ये बताना होगा कि क्या उसके ऊपर कोई ऐसा पेंडिंग केस चल रहा है फॉर विच ही कैन बी imprisoned फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और मोर। ठीक है, फिर उसके बाद उनके पास क्या असेट्स हैं, क्या उनके पास असेट्स हैं, क्या उनके डिपेंडेबल्स के ऊपर के पास असेट्स हैं। कौन होते हैं डिपेंडेबल? डिपेंडेबल कैन बी योर ओन चिल्ड्रन, योर एल्डरली पेरेंट्स एंड XYZ। तो उनके भी असेट्स आपको बताने रहेंगे। फिर उसके बाद आपको लाइबिलिटीज बतानी है, ऐसे कितने पब्लिक ड्यूज, गवर्नमेंट ड्यूज आपको देना बचे हैं, आपको ये भी बताने होंगे। ठीक है, अब एक ये केस हुआ था ऑफ नंद किशोर गर्ग वर्सेस जितेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने इस केस में भी यही बात बोली थी कि अगर कोई कैंडिडेट अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ठीक से नहीं बताता है तो दैट इन इटसेल्फ इज अ करप्ट प्रैक्टिस। अच्छा, अब ये सारे डिस्क्लोजर्स जो हम अपने इलेक्शन कैंडिडेट से इन सबसे लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? हम वो इसलिए लेते हैं ताकि जो हमारे सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए कि वो किस लीडर को पावर के अंदर ला रहे हैं। अच्छा, and another thing that I have seen so far is that कि we all tend to idealize a lot of people। अब मैं जैसे आप लोगों से बात कर रही हूँ तो हो सकता है हम में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि मोदी जी को आइडियलाइज करते हों, कुछ लोग ऐसे हों जो कि राहुल गांधी को आइडियलाइज करते हों, कुछ लोग ऐसे हों जो कि सोनिया गांधी को आइडियलाइज करते हों, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। तो जरूरी है कि इन लोगों से रिलेटेड जितनी भी ऐसी इंफॉर्मेशन है विच कैन इम्पैक्ट आवर पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसका हम लोग फुली डिस्क्लोजर कर दें कि भाई नाउ यू डिसाइड, यू हैव एवरीथिंग इन प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू, नाउ यू डिसाइड, डू यू वांट टू मेक दिस पर्सन एज योर लीडर, यस और नो। तो यहाँ पे भी क्या रहा, जब विशेष रवि ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ठीक से नहीं बताया, उन्होंने अपनी क्रिमिनल पास को ठीक से नहीं बताया, तो कोर्ट ने उनके ऊपर करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए ये केस को एक्सेप्ट कर लिया, इसके ऊपर पिटिशन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज। The next news is Madras High Court issues directions to streamline policy for participation of women athletes with disability in sporting events। अच्छा, अब सबसे पहले इस केस का बैकग्राउंड समझते हैं, देयर आफ्टर हम क्या डायरेक्शंस आए हैं उनके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस केस के अंदर क्या हुआ that there was this one female, ठीक है, this female was not in a position to speak, or she was not in a position to listen, but she was very differently abled. Mind you, I am not saying disabled, I am saying differently abled। ठीक है, ये फीमेल बहुत से कॉम्पिटिशन्स में जाती थी और उन्होंने वहां पे बहुत सारे मेडल्स जीते थे, be it at the state level, district level and so on and so forth। Now what happened that this female wanted to participate in the World Deaf Athletics Championship। Now when she wanted to participate, तो उन्होंने इनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया because of the fact that she was a disabled female। ठीक है, now before we move on to this particular किस केस में क्या रहा क्या नहीं रहा, कोर्ट में क्या बात हुई थी क्या बात नहीं हुई थी, मैं थोड़ा सा आपको वर्ल्ड डेफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में भी बता देती हूँ। वर्ल्ड डेफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है, दिस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड सिंस द ईयर 2008। ठीक है, एंड इट इज अ क्वाड्रिलिनियल इवेंट, हर 4 साल में ये एक बार होती है।
This event, the fourth World Deaf Quadrennial, the fourth World Deaf Athletics Championship was to happen in July 2020, but owing to the COVID situation, वो उस टाइम पे नहीं हो पाई. And now this competition happened in August in Lublin, Poland. ठीक है. अब क्या रहा, जब इस फीमेल को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया, तो कोर्ट के अंदर मैटर गया, मद्रास हाई कोर्ट के अंदर मैटर गया. मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि देखो, जो हमारा प्रियम्बल है दैट प्रीचेस इक्वालिटी, जो हमारा आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, दैट प्रीचेस इक्वालिटी, हमारा जो राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट है, दैट आल्सो प्रीचेस राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट इस फीमेल को उन्होंने क्यों नहीं पार्टिसिपेट करने दिया था इस कंपटीशन में? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी वाज अ डिसेबल्ड फीमेल. तो उन्होंने कहा कि इस फीमेल के साथ गलत चीज हुई है, इस फीमेल को उन लोगों ने सही मतलब उसको उसके साथ एक गलत चीज की है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी वाज केपेबल, उसको तब भी पार्टिसिपेट करने नहीं दिया. फिर क्या रहा कि कोर्ट ने इस मैटर में बहुत सारे डायरेक्शंस इशू किए फॉर वेरियस वुमेन हु आर डिसेबल्ड एथलीट्स. ठीक है. अब वो डायरेक्शंस क्या थे, लेट्स मूव ऑन टू दैट. सबसे पहला डायरेक्शन ये था टू प्रिवेंट और प्रोहिबिट अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन एथलीट्स on the grounds of race, gender, sex, marital status, ethnic, social origin, color and so on and so forth. क्या मतलब है इस पॉइंट का? कि एक फीमेल के साथ, एक वुमेन एथलीट के साथ आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें ऑन टू द ग्राउंड्स ऑफ रेस, जेंडर, सेक्स, लैंग्वेज, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ठीक है. फिर उन्होंने कहा कि इन विमेन एथलीट्स को हमें कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए फॉर देम टू पार्टिसिपेट इन ऑल द इवेंट्स. किस तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए? तो नाउ व्हाट हैपेंस इज द फैक्ट दैट इन फीमेल्स को इतना ज्यादा एनकरेजमेंट मिलता ही नहीं है फ्रॉम देयर ओन हाउसहोल्ड्स टू गो एंड पार्टिसिपेट, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट फर्स्ट दे आर अ फीमेल एंड सेकेंडली दे आर डिसेबल्ड. तो उनको इतना ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिलता है फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड ऑल टू गेट ट्रेन्ड एंड XYZ. तो उन्होंने यहाँ पे इस बात को भी एक्नॉलेज किया है कि इन फीमेल्स को हमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस जरूर देना चाहिए. फिर उन्होंने कहा कि टू फॉलो प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस सो एज टू एनेबल मेरिटोरियस कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट्स. क्यों ऐसा बोला इन्होंने? अब इस कंपटीशन में हुआ क्या था? इस कंपटीशन में हुआ ये था, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दिस वेरी फीमेल वाज having the requisite caliber and XYZ, but because of the mere fact that she was disabled, उसे पार्टिसिपेट करने नहीं दिया. तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हुआ था, एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए henceforth. फिर उन्होंने कहा कि इन फीमेल्स को आप नेसेसरी ट्रेनिंग दीजिए और इन्हें फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दीजिए टू पार्टिसिपेट इन ऑल इंटरनेशनल गेम्स. ठीक है. कि इनको जो भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है उनको वो दो, उनको जो भी पर्टिकुलर मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए आप उन्हें वो प्रोवाइड कीजिए. फिर उन्होंने कहा है टू प्रोवाइड ऑल पॉसिबल मीन्स टू एंटरटेन वुमेन एथलीट्स टू यूटिलाइज देयर फुलेस्ट पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज. अब आपने कहा कि मैम एंटरटेन करना है, एंटरटेन करना है मतलब क्या टीवी चलानी है, गाना चलाना है, क्या करना है? नहीं. Entertainment in a way that they are in a position to achieve their goal. Now, if we talk about Legal Edge as a center, तो आपकी क्लासेस होती रहती हैं, आप बहुत सारे वीडियोस हमारे देखते रहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट तब भी उसके बाद भी यू हैव सर्टेन लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट फ्रॉम आवर साइड आल्सो. किस तरीके के? आज दिन यू मस्ट बी सीइंग दैट वी आर होस्टिंग कॉम्पिटिशंस फॉर यू, वी आर सेइंग द फर्स्ट 5 विनर्स विल गेट दिस, द नेक्स्ट 5 विनर्स विल गेट दैट. तो हम कुछ ना कुछ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी आपको प्रोवाइड करते रहते हैं फॉर यू टू अचीव योर ओन गोल ओनली. ठीक है. तो इसी तरीके से जैसे लीगल एज इज डूइंग, आपको भी आपके कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है बाय विच यू कैन रीच योर गोल. तो यहाँ पे भी इनके साथ भी ऐसी करना है. मे बी वी कुड ऑर्गेनाइज अ फ्यू कॉम्पिटिशंस, अ फ्यू ट्रेनिंग इवेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. फिर उसके बाद उन्होंने कहा है टू प्रोवाइड डिसेबल्ड फ्रेंडली मटेरियल्स, क्लोथ्स एंड प्रोस्थेटिक्स एंड अदर एसेसरीज व्हिच मे बी रिक्वायर्ड बाय दीज डिसेबल्ड फीमेल्स. क्यों? क्या मतलब इसका? कि तुम यहाँ तक तो समझ गए होगी कि क्या मटेरियल्स एंड क्लोथ्स की बात कर रहे हैं, बट व्हाट इज दिस प्रोस्थेटिक्स? प्रोस्थेटिक्स का क्या मतलब होता है? मान लो फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन हु कैन नॉट हियर. ठीक है. तो उसे एक मशीन लगेगी थ्रू विच ही और शी कैन हियर, तो उसे वो मशीन प्रोवाइड कीजिए. अगर कोई ऐसा प्लेयर हो जो कि जिसे चलने में दिक्कत जाती है, तो आप उसे जयपुर फुट या कुछ XYZ दीजिए जिससे वो चल सके, है ना. तो ये क्या हुआ? ये हमारे प्रोस्थेटिक्स हुए. फिर उन्होंने कहा है टू एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स हु अकम्पनी द एथलीट्स टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल गेम्स. ये क्यों?
अब ये कॉम्पिटिशन्स हो कहाँ रहे हैं, एट इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं ये सारे कॉम्पिटिशन्स, राइट। तो इनके साथ इन्हें जो भी पर्टिकुलर फैमिली मेंबर अकम्पनी करेगा, वो अपने एक्सपेंसेस कैसे मीट करेंगे, या जो भी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी वो कैसे मीट करेंगे, वो मीट करेंगे थ्रू द फाइनेंशियल असिस्टेंस इफ एट ऑल देयर बी प्रोवाइडेड, इफ एनी, है ना। तो इसलिए उनको भी हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। फिर ये बोलते हैं टू गिव इफेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन बाय प्रोवाइडिंग असिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड। व्हाट डू वी मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो आपको याद होगा जब मैंने आपकी क्लासेस ली है या आपने मुझसे कभी भी कोई इंटरेक्शन किया है, तो आई हैड आस्क्ड यू माय फर्स्ट क्वेश्चन एज टू व्हाट इज लॉ, and you guys told me that law is nothing but certain rules and regulations which everybody is supposed to abide by, है ना। बट हम में से कुछ लोग ऐसे हैं who are a little differently abled, वो लॉ अगर अबाइड करना भी चाहें तो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ अ स्पेशल स्पेशल कंडीशन अटैच विद देम, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं जो कि डिफरेंटली एबल हैं, जिनके साथ कोई भी स्पेशल कंडीशन अटैच्ड है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो हमें उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे अकोमोडेशन बनाना है, रीजनेबल अकोमोडेशन बनाना है उनके लिए, हमें कुछ ना कुछ ऐसे एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स लाने हैं दैट दीज पर्टिकुलर पीपल फील अ लिटिल वेलकम इन आवर सोसाइटी, और वो आप हम के लेवल ऑफ इक्वालिटी पे आ सके by providing them certain more initiatives, by providing them certain more support mechanisms and XYZ, ठीक है। तो ये रहा वो। फिर उसके बाद बोलते हैं टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फीमेल एथलीट्स ड्यूरिंग देयर ट्रैवल इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस ऑफ फ्रीली ट्रैवलिंग एंड XYZ। अच्छा, तो generally with females there is a lot of security concerns. Now for example, if I tell you about me only, then I am a very extrovert person. So मैं अपने school days में, अपने college days में, I used to go for competitions a lot. But the only concern my parents always had, कौन कौन जा रहा है साथ में, कौन कौन नहीं जा रहा है साथ में, कब आओगे, कब जाओगे, and so on and so forth. But now with these disabled females ये तो चीज और भी ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो उन्होंने क्या कहा है कि इन जो फीमेल एथलीट्स हैं जो कि डिसेबल्ड हैं, इनको आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करो ताकि वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ पाए और वो इन कॉम्पिटिशन्स में जाके पार्टिसिपेट कर पाए। फिर उन्होंने कहा है टू सेंसिटाइज द मेल काउंटर पार्ट्स टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ इक्वालिटी। व्हाट डज सेंसिटाइजेशन मीन्स? सेंसिटाइजेशन का मतलब यही है कि इनके साथ जो भी इनके मेल काउंटर पार्ट्स हैं जो इनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको इन लोगों की स्पेशल नीड्स के बारे में बताओ कि हाउ आर दे अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल, व्हाट आर देयर स्पेशल नीड्स एंड व्हाट काइंड, उन्हें किस तरीके से इनके साथ बिहेव करना है। जो चीजें उन्हें बहुत ज्यादा नॉर्मल लगती होंगी फॉर एवरीबडी, हो सकता है वो इन फीमेल एथलीट्स के लिए नॉर्मल नहीं हो, तो उनके लिए उन्हें थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा, थोड़ा एम्पथेटिक होना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं टू रिवॉर्ड ऑल द डिसेबल्ड वुमेन पार्टिसिपेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कुछ अचीव करें या ना करें, ठीक है। द मेयर फैक्ट दैट दे आर गोइंग आउटसाइड देयर कंफर्ट जोन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर अ लिटिल डिसेबल्ड और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आप उन्हें रिवॉर्ड कीजिए ताकि ये लोग एनकरेज हो और ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जाएं और अपने आप के कैलिबर के हिसाब से काम करें, एंड मे बी इन द नियर फ्यूचर ये अपनी उसी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने की वजह से या किसी की वजह से भी ये अपनी एक लाइवलीहुड अर्न कर सके, ठीक है। फिर उन्होंने कहा must ensure that all women athletes, be it with disability or without disability, they be given equal treatment at par with the males। क्या मतलब? तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी फीमेल हो, ठीक है, उसको डिसेबिलिटी हो, उसको डिसेबिलिटी नहीं हो, ट्रीट हर एट पार विद दैट ऑफ द अदर मेल्स, ठीक है। सो दीज आर द डायरेक्शंस जो कि इस केस के अंदर इशू किए गए हैं, ठीक है, with respect to women athletes who are participating at various competitions, ठीक है। Okay. So now let's move on to the next news. I'm pretty sure आप लोगों ने ये न्यूज के बारे में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा, है ना। तो अब इस केस में बार काउंसिल ऑफ केरला ने कुछ रूल्स नोटिफाई किए हैं फॉर द पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड अप टू ₹5,000 पर मंथ फॉर लॉयर्स विद लेस देन 3 years ऑफ प्रैक्टिस, है ना। अब इस केस में क्या हुआ था? इस केस में बार काउंसिल ऑफ केरला ने एक नोटिफिकेशन लाई है ऑफ 18 दिसंबर 2021, जहां पे उन्होंने ये बोला है कि वो पर्टिकुलर लॉयर्स जिनको
एक्सपीरियंस ऑफ लेस देन 3 years है एट द बार एट द कोर्ट, उनको एक स्टाइपेंड मिलना चाहिए ऑफ ₹5,000 पर मंथ, और उन लॉयर्स को मिलना चाहिए जिनकी एनुअल इनकम इज नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख। अच्छा, अब ये जो अमाउंट है, ये इन्होंने जो दे रहे हैं, ये अमाउंट दे रहे हैं एज पर द केरला एडवोकेट स्टाइपेंड रूल्स 2021। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट देगी ट्रस्टी कमिटी एवरी मंथ विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, और ये अमाउंट आएगा फ्रॉम द केरला एडवोकेट्स वेलफेयर फंड। ठीक है, अब ये स्टाइपेंड हमें कब तक मिलेगा और कैसे मिलेगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है, चलो मैं आपको पहले एक बताती हूँ, थोड़ा सा आपका बबल बर्स्ट करती हूँ। अभी आप आई बिलीव 18 के होंगे, है ना? बाय द एज ऑफ 23 और समथिंग में भी आप अपने लॉ स्कूल से ग्रेजुएट कर लेंगे। देन यू विल हैव टू राइट एन एग्जाम फॉर द ऑल इंडिया बार एग्जाम। दिस ऑल इंडिया बार एग्जाम गिव्स यू अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर यू आर डन क्लियरिंग दिस एग्जाम। ये एग्जाम सिर्फ इतना आपकी बेसिक प्रोफिशिएंसी चेक करता है कि आपने जो लॉ पढ़ा है, क्या वो क्या आपके पास इतनी कैलिबर है भी कि आप कोर्ट के सामने जाके आर्ग्यू कर सके, नहीं कर सकते हैं, तो ये आपकी बेसिक प्रोफिशिएंसी ऑफ लॉ को टेस्ट करता है। अब आपने मानो 24 की एज में ये एग्जाम पास कर लिया है, ठीक है, ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जाम आपने पास कर लिया है। उसके बाद आपने कोर्ट के सामने प्रैक्टिस करना शुरू किया। So for 3 years from the actual practice of the date of advocate passing the All India Bar Exam, आपको ये अमाउंट ऑफ ₹5,000 मिलेगा। ठीक है, तो मतलब 24 में आपने अगर पार्टिसिपेट आप पास आउट हुए हो, आपने बार एग्जाम पास किया है, तो टिल द एज ऑफ 27 में भी आपको ये अमाउंट मिलेगा। अब ये बोलते हैं और अप टिल द एज ऑफ एडवोकेट अटेनिंग 30 years विच एवर इज अर्लियर। मानो कि आप में से कोई ऐसा है जो कि अपने लॉ स्कूल से थोड़ा लेट पास आउट हुआ है, फेल वेल हो गया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, तुम निकले ही अपने लॉ स्कूल से फॉर एग्जाम्पल एट द एज ऑफ 29, तुमने नहीं पढ़ा वहां पे, जो कुछ भी हो गया तुम्हारे साथ, हेल्थ एलिमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तुमने वहां पे पास आउट नहीं किया एट द रेलिवेंट टाइम। नाउ यू विल वांट दिस स्टाइपेंड टू बी गिवन टू यू फॉर 3 years, राइट? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक अपर लिमिट सेट की है ऑफ 30 years। ठीक है, तो आपको 30 years तक ही ये अमाउंट मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आप इसको अगर आप इसके इस बार के सामने प्रैक्टिस कर रहे हो कि विल दिस पर्टिकुलर अमाउंट विल दिस अमाउंट क्या ये आपको मिलना आपका एक राइट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जो ट्रस्टी कमेटी है वो आपके पूरे पेपर्स देखेगी, सब कुछ देखेगी, और वो ये देखेगी क्या आप इस अमाउंट के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी विथ ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स। जरूरी होगा यहाँ पे कि आपकी एनुअल इनकम इज नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, और अगर आपने ट्रस्टी कमेटी को यहाँ पे सेटिस्फाई किया है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो ही जाके आपको ये अमाउंट मिलेगा। ठीक है, सो वेल दिस वाज इट अंडर दिस न्यूज। अब हमारी अब हमारी लास्ट न्यूज है, onus to prove invalidity of patent lies with the infringer, the Delhi High Court states that। अच्छा, अब इस केस का सबसे पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं कि इस केस में हुआ क्या था, एंड फिर हम समझते हैं कि व्हाट इज पेटेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, तो अब यहाँ पे लिखा है onus to prove invalidity of patent lies on the infringer, the Delhi High Court says that। ओके, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ओनस क्या होता है। देखो, ओनस मतलब होता है बर्डन। ठीक है, इनवैलिडिटी मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज वैलिड नहीं हुई। अच्छा, अब ये पेटेंट क्या होता है, वील बी टॉकिंग अबाउट दिस इन अ मिनट। एंड देन व्हाट इज हु इज एन इन्फ्रिंजर? अ इन्फ्रिंजर इज अ पर्सन जो कि आपके पेटेंट को वायलेट कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो इन्फ्रिंजर हुआ। अब इस केस में हुआ क्या था, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो देयर वाज दिस वन कंपनी नेम नोवार्टिस। नोवार्टिस ने एक ड्रग बनाया ऑफ इलेक्ट्रॉन पैग ऑल्मेनाइन। ये जो ड्रग था ये ट्रीट करता था लो ब्लड प्लेटलेट्स काउंट। व्हाट आर प्लेटलेट्स? अगर आपने कभी अपनी ब्लड रिपोर्ट देखी होगी तो उसके अंदर तुमने देखा होगा कि वो बताते हैं कि रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में इतने हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में इतने हैं, प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में इतने हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आपकी किसी की बॉडी के अंदर लो ब्लड प्लेटलेट काउंट होता है तो नोवार्टिस ने उसके लिए एक ड्रग बनाया था, एंड दिस दे हैड गॉट पेटेंटेड। ठीक है, अब क्या हुआ, ये पेटेंटेड का मीनिंग मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अब क्या रहा कि देयर वाज दिस अनदर कंपनी कॉल्ड नाटको फार्मा।
नाटको फार्मा ने क्या किया, उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन बोपैग ऑल्मनाइन को लाए मार्केट के अंदर और वो अपने नाम के ऊपर बेचने लगे। अच्छा, जब इन्होंने बेचने लगे तो नोवार्टिस ने नाटको फार्मा के ऊपर केस किया कि भाई इस चीज के ऊपर तो हमारा पेटेंट था, आपने इसको कैसे बेचा। ठीक है, तो नाटको फार्मा वेंट टू द कोर्ट एंड सेड कि जो नोवार्टिस का पेटेंट था वो तो इनवैलिड है, उनका पेटेंट इज नॉट वैलिड। ठीक है, उन्होंने कहा नोवार्टिस का जो पेटेंट है वो वैलिड नहीं है। अब क्या रहा, अब भाई कोर्ट के अंदर बात आई। अब कोर्ट के अंदर क्या हुआ, वील बी डिस्कसिंग अबाउट इट। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एज टू व्हाट इज पेटेंट। देखो, अब कभी भी अगर कोई इन्वेंटर कोई कोई नई चीज इन्वेंट कर रहा है तो उसके पास एक राइट आ जाता है। किस तरीके का राइट, एक राइट टू एक्सक्लूड एनी थर्ड पर्सन फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, ऑफरिंग, सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग द पेटेंटेड इन्वेंशन। क्या मतलब मैम, ऐसा क्यों राइट हो सकता है, वो अपनी चीज बना रहे हैं, ये अपनी चीज बना रहे हैं, चलो समझते हैं। तो वी ऑल नो दिस वन कंपनी इन पुणे, सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि कोविशील्ड बनाता है, राइट। अब क्या उन्होंने एक इन्वेंशन वहां पे किया था, वी ऑल नो कि हम अभी कुछ टाइम पहले कितनी मर्की सिचुएशन हो गई थी, एवरीबडी लाइक जब कोविड बहुत ज्यादा राइज पे था, कितने लोगों की डेथ हुई थी। मैं आपसे पूछूंगी तो आप मुझे बताओगे कि आपकी फैमिली में ऐसा हुआ था, आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको अपनी फैमिली का बताऊंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बैक देन वी वर रियली इन नीड ऑफ सम इन्वेंशन कि कुछ ऐसा ड्रग आ जाए, कुछ ऐसी मेडिसिन आ जाए, कुछ ऐसा इंजेक्शन आ जाए, कुछ ऐसी टैबलेट्स आ जाए जिससे लोगों की जान बच जाए, है ना। तो ना उस टाइम पे क्या हुआ कि सीरम इंस्टीट्यूट जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना कोविशील्ड लाया। ठीक है, जब वो अपना ये वैक्सीन लाए हैं तो वाज इट अ न्यू थिंग, यस इट वाज अ न्यू थिंग। वाज दैट थिंग यूजफुल, बिल्कुल इट वाज यूजफुल। Was that invention non-obvious? Obviously it was non-obvious क्योंकि उसके पहले वो चीज हो नहीं रही थी, है ना। तो अभी सीरम इंस्टीट्यूट उस चीज के ऊपर एक राइट क्लेम कर सकता है कि वो किसी भी थर्ड पार्टी को बनाने नहीं दे वो पर्टिकुलर चीज। ठीक है, अब मानो अगर फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वर्किंग इन सीरम इंस्टीट्यूट, मेरे को एग्जैक्टली पता है कि वो लोग फॉर एग्जाम्पल कैसे अपना वो वैक्सीन वैक्सीन बनाते हैं। व्हाट आई डिड, मैंने वहां से अपनी जॉब छोड़ी, नेक्स्ट दिन मैं बाहर आई और मैंने ज़ैनब वैक्सीन सेम कॉम्पोजिशन जिससे सीरम इंस्टीट्यूट बनाते हैं वैसी मैंने भी अपनी वैक्सीन बनानी शुरू कर दी। कैन आई डू सो, नो आई कैन नॉट डू सो। व्हाई आई कांट डू सो, बिकॉज इफ सीरम इंस्टीट्यूट इज हैविंग अ पेटेंट ऑन टू इट, तो भाई वो किसी भी थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे टू मेक द सेम, सेल द सेम एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेम। तो ये क्या रहेगा, इसे हम कहेंगे एज अ पेटेंट, ये राइट किसी के पास जब आ जाए। अच्छा, अब पेटेंट जो है ये रहता है किसी के पास भी फॉर अ पीरियड ऑफ 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। जिस दिन भी आपने अपना पेटेंट, अपनी पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल की है, वो एक्सेप्ट हो गया है, तो 20 years फ्रॉम देयर ऑन आपके पास पेटेंट रहेगा। अब क्या रहा कि ये पेटेंट मिलता है तो कैसे मिलता है, उसके लिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ क्रेडिबिलिटी है जो कि ये बताता है कि पेटेंट आपको किन किन ग्राउंड्स पे मिलता है। आपको तब मिलता है पेटेंट जब आपका जो पेटेंटेड इन्वेंशन हो वो नॉवेल्टी हो। नॉवेल्टी हो मतलब क्या हुआ कि वो एक न्यू इन्वेंशन हो। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं जो नोवार्टिस और नाटको फार्मा वाले केस के अंदर, तो लो ब्लड प्लेटलेट काउंट या कुछ भी एक्सपायरी चीज थी, तो दैट वाज अ न्यू इन्वेंशन इटसेल्फ। अब उसके अंदर कोई ना कोई इन्वेंटिव स्टेप हो, कोई ना कोई नई चीज हो उसके अंदर विच वाज नॉट देयर बिफोर, तो अगर वो इन्वेंटिव स्टेप हो तो भी आपको पेटेंट मिल सकता है। फिर वो कह रहे हैं कि उस चीज की एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है बेटा, कि उस चीज का कोई ना कोई कमर्शियल यूज हो। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो नाटको फार्मा और नोवार्टिस के बीच में जो ड्रग के ऊपर बात चल रही थी उसका कुछ ना कुछ कमर्शियल यूज था। ऑब्वियसली पीपल वर बाइंग दैट बिकॉज दे वर सफरिंग फ्रॉम सच थिंग्स एंड XYZ। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर आपको पेटेंट मिल जाता है। अब क्या रहा, जब नाटको फार्मा ने वहां जाके ये बोला कि भाई नोवार्टिस का पेटेंट इज इनवैलिड, तो कोर्ट ने उनको ये बोला कि इफ एट ऑल यू आर सेइंग दैट नोवार्टिस का पेटेंट इज इनवैलिड, देन द ओनस टू प्रूव द सेम और द बर्डन टू प्रूव द सेम इज ऑन टू यू। ये आप ही को प्रूव करना पड़ेगा हाउ इज दैट पेटेंट इनवैलिड। ठीक है, साथ ही साथ कोर्ट ने ये कहा कि जब वो पेटेंट मिला था तो आज तक ओवर अ पीरियड ऑफ सर्टेन टाइम आपने आज तक उसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं डाला। जब आपने उस पेटेंट को इन्फ्रिंज किया और हमने आपको क्वेश्चन किया तब आपने क्या बोला कि ये तो पेटेंट ही इनवैलिड है, तो उन्होंने कहा ये बात सही नहीं है। ठीक है,
फिर उन्होंने यहाँ पे नाटको फार्मा को बोला कि भाई आप नोवार्टिस का पेटेंट वायलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। So well guys, this was it for today from my side. I hope you all enjoyed today's session. Do let us know if you want more such videos in the future. Bye bye. Have a nice day.